प्रोग्राम का आगाज करेंगे स्टॉक एक्सचेंज की ताज़ा तरीन सूरत हाल से, जहां एक बार फिर आज बड़ा ज़बरदस्त इजाफा देखा गया। 67,000 की सतह को आज इंडेक्स ने एक बार फिर अबूर किया। 500 से ज़ायद पॉइंट्स का एक बार फिर इजाफा हुआ है। जैसे जैसे मुल्क में इस वक्त सियासी स्टेबिलिटी आती जा रही है, उसी तरह से मुल्क की मीशत भी एक बेहतर ट्रैक पर जाती दिखाई दे रही है। चूँकि आपसे कुछ देर कबल ब्लूमबर्ग की भी एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें उसकी जानिब से बताया गया कि फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज ने पाकिस्तान की सेकेंडरी एमर्जिंग मार्केट हैसियत बरकरार रखी है और अगले 6 माह तक के लिए इसको बरकरार रखा गया है। चूंकि तवक्को ये की जा रही थी कि पाकिस्तान के जो शेयर बाजार हैं उनकी हैसियत में, उनकी वैल्यू में कमी आ सकती है, लेकिन वो कमी नहीं आई। 2017 में वैल्यू $100 अरब थी, जो कि अब पाकिस्तानी शेयर्स मार्केट की कैपिटलाइजेशन $21 अरब हो चुकी है। और ब्लूमबर्ग ये कहता है कि पाकिस्तान को इस वक्त एक मुस्तहकम हुकूमत मैसर आई है। लेकिन कुछ ऐसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी हैं जो कि मनफी जा रहे हैं। पाकिस्तान का तिजारती खसारा बढ़ता जा रहा है और पिछले 8 माह में गुज़िश्ता साल की निस्बत इसमें अच्छा खासा इजाफा देखा गया है। तकरीबन 11% इसमें इजाफा हुआ है। इन तमाम मामलों पर गुफ्तगू करेंगे। शाहिद महमूद साहब रिसर्च फेलो हैं पाइड के, हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। पिछले कुछ दिनों से खासतौर पर इस हफ्ते में हमने स्टॉक मार्केट को बड़ा ज़बरदस्त ग्रो होते देखा है। तो इसकी जो बुनियादी वजह है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। पाकिस्तान अब IMF के प्रोग्राम में जा रहा है, स्टॉक मार्केट भी ग्रो कर रही है और ब्लूमबर्ग से भी जो खबरें कुछ सामने आई हैं, फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज ने जो पाकिस्तान की सेकेंडरी एमर्जिंग मार्केट की हैसियत बरकरार रखी है, तो कितनी हौसला अफजा खबर है ये? देखिए, हौसला अफजा खबर जो है वो तो ये है कि IMF से हमारा फाइनली जो उनकी लास्ट ट्रांश है वो हमें मिल जाएगी, जो हमारा $3 बिलियन का मुआहदा था। ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है जो पाकिस्तान की इमेज और पाकिस्तान की इकॉनमी पे है, वो इसने डाला है। आई वोंट से इमेज, लेकिन इकॉनमी पे इसने डाला है। लेकिन एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि ये कोई तवील मुद्दत की वो नहीं है, ये कलील मुद्दत में है, इट्स फॉर अ शॉर्ट टर्म। बाकी स्टॉक मार्केट की मूवमेंट्स हैं जी, वो तो दे आर मोस्टली स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेशन ये होगी कि जी आप मिसाल के तौर पे IMF का जैसे हमें पता चला कि भाई लास्ट ट्रांच जो है वो मिल जाएगी, IMF से भी खबर आ गई, तो स्टॉक्स वेंट अप। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये होता है कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान, पाकिस्तान गवर्नमेंट के दरमियान कोई इशू आ जाता, तो स्टॉक्स नीचे चले जाते। तो इट्स लॉट ऑफ इट इज स्पेकुलेशन, और इसका जो रियल इकोनॉमी है स्टॉक मार्केट का, इससे कोई इतना ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो शायद अब ज़रा रियल इकॉनमी की तरफ हम आते हैं, जहाँ पर हमारा तिजारती खसारा इस वक्त बढ़ रहा है। हम जो इम्पोर्ट बिल है अपना, उसको हम पिछले साल की निस्बत बढ़ाते जा रहे हैं। चाइना से हमारी इम्पोर्ट्स बिल में इजाफा हुआ, भारत के साथ हमारा इम्पोर्ट बिल बढ़ा है। तो एक्सपोर्ट्स हमारी नहीं बढ़ पा रही, इस वजह से ये इम्पोर्ट बिल बढ़ रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेड अशिया पर हमारा इन्हिसार हो गया? कुछ चीज़ें तो बहुत ही बेसिक्स हैं ज़ाहिर है, जो कि हमें चाहिए ही चाहिए। तो ये क्यों ये सूरत हाल पैदा हो रही है? देखिए, एक चीज़ समझ लें, वो ये है कि पाकिस्तान की मईशत का जो बुनियादी ढांचा है वो इस तरह है कि आप इंपोर्ट्स के बगैर आपकी इक्तिसादी तरक्की की जो शरह है हमारी, वो जो है वो बहुत अगर हम इंपोर्ट्स रिस्ट्रिक्ट करते हैं, उसको बंद कर देते हैं, जो कि हमारी 1.5-2 साल से पॉलिसीज़ हैं, इसे डिमांड कंप्रेशन कह लें या फिर आप कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें। लेकिन अगर आपने ये करना है कि इक्तिसादी तरक्की की शरह को 2% ऊपर लेके जाना है, 4% लेके जाना है, 5%, 6% लेके जाना है, तो वो आप इम्पोर्ट्स वगैरह नहीं। मिसाल मैं आपको देता हूँ, हमारे दवाइयाँ बनाने की जो इंडस्ट्री है, उसका 95% जो दवाइयाँ बनाने का मटीरियल होता है वो हम इम्पोर्ट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में वो इंडस्ट्री है नहीं। इसी तरह आप किसी भी इंडस्ट्री को लें, गाड़ियाँ बनाने वाली इंडस्ट्री ले लें, कोई और इंडस्ट्री ले लें, आपके जो खाम माल होता है, फिर जो उसमें मशीन्स होती हैं, जो उसमें टेक्निकल नो हाउ होती है, वी हैव टू इम्पोर्ट। अब इंपोर्ट का इशू इतना बड़ा नहीं है, इंपोर्ट का इशू ये है कि हमारे पास डॉलर नहीं है। तो इशू दूसरी तरफ है, इशू बड़ा ये है कि पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। और दूसरा ये कि हमारी इंपोर्ट्स जो है वो बहुत, तो एक जगह दे आर ऑलमोस्ट स्टक एट वन लेवल, वो हिलती नहीं है। जितनी उनको बढ़नी चाहिए, जितना पोटेंशियल है वो बढ़ नहीं। तो इस वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। इंपोर्ट्स देखें, इक्तिसादी तरक्की की शरह अगर ऊपर जाएगी, और अगर हम चाहते हैं कि इक्तिसादी तरक्की की शरह ऊपर जाए, तो इंपोर्ट्स बढ़ेंगी। ठीक है, तो शायद अब ये ज़ाहिर एक्सपोर्ट आप कह रहे हैं कि एक जगह स्टक होकर रह गई हैं, उसमें बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन उस पोटेंशियल को यूटिलाइज़ करने के लिए क्या हमारी गवर्नमेंट्स हमारे एक्सपोर्टर्स को वो माहौल प्रोवाइड कर रही हैं? ज़ाहिर एनर्जी टैरिफ जब बढ़ रहा है, उनका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाता है, उनकी एक्सपोर्ट्स महदूद हो जाती हैं, ऑर्डर्स वो नहीं पूरे कर पाते। तो इस माहौल में हम कैसे अपनी एक्सपोर्ट्स में इजाफा कर सकते हैं? ये बात सही है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं एक्सपोर्ट्स। अब मिसाल के तौर पे एक्सपोर्ट्स, जैसा कि आपने कहा कि जो उसकी पैदावारी लागत है, आप सिर्फ पिछले 1 साल में देख लें कि किधर चली गई है, तो वो इट मेक्स आवर एक्सपोर्ट्स वेरी अनकम्पिटिटिव। दूसरा एक बड़ा मसला पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का ये है कि हम दहाइयों से
पिछले 5-6 दहाइयाँ जो हैं डेकेड से हम लोग सिर्फ एक चीज पे रिलायंट है, वो है टेक्सटाइल्स। हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, हमने इनोवेशन पे हमने कोई पैसे ही नहीं लगाए। ये 2-3 सेक्टर्स हैं। ये एक सेक्टर है कि जिससे हमारी वो होती है कि जी यहाँ पे जाके आप यूरोप से जीएसपी प्लस ले ले, स्टेटस ले ले, किसी तरह हमारी टेक्सटाइल की इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए। लेकिन दूसरी तरफ कभी हमने हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स वगैरह, मिसाल के तौर पे आजकल हम लोग अभी रिसेंटली जो इतलात आई है वो ये है कि हमने JF-17 जो तैयार है ब्लॉक 3, वो अज़रबैजान के साथ हमारी डील हुई है, तकरीबन $1 बिलियन की है, इससे ज्यादा। सो दैट इज वेरी इंकरेजिंग। सो पाकिस्तान नीड्स टू डाइवर्सिफाई करने की, सिर्फ आप टेक्सटाइल्स पे निसार ना करें। फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फूड आइटम्स हैं, डिफेंस इक्विपमेंट है। तो पाकिस्तान को इस तरफ जाना पड़ेगा। सिर्फ टेक्सटाइल्स पे आप इन्हिसार नहीं कर सकते, जो कि हम गलती कई दहाइयों से करते आ रहे हैं। सही। तो अब ये जाहिर है इसके लिए दूसरे अगर आप फील्ड्स को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको नई मार्केट्स भी चाहिए होंगी। इस वक्त जो 2-4 मार्केट्स पाकिस्तान ने कैप्चर की हुई हैं, एक बड़ी मार्केट चाइना की है, तो वो कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं जो कि फिर हम चाइना को एक्सपोर्ट करें, या जो दीगर मार्केट्स हैं हम उनकी तरफ जाएं, उनको कैप्चर करने की कोशिश करें? देखिए, मैं एक बात आपको ये कहूंगा कि अगर लोग कहते हैं कि जी चाइना की मार्केट हमने उसको बहुत ज्यादा हम लोग कोई एक्सपोर्ट करें, ऐसी कोई बात नहीं है। मुश्किल से बहुत कम एक्सपोर्ट है चाइना की। टोटल आप इंपोर्ट्स देखें जो कि वो बाहर से सामान मंगवा रहे हैं, तो वो कोई $3 ट्रिलियन। जी ठीक है। बहुत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, रिसर्च फेलो पाइट के, और कह रहे थे कि एक्सपोर्ट्स को इस वक्त बढ़ाने की ज़रूरत है। हम इंपोर्ट बिल अपना बढ़ाते जा रहे हैं, और अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो पाकिस्तान की आगे इकॉनमी के लिए मसाइल क्रिएट हो सकते हैं। पाकिस्तान बहरहाल IMF के प्रोग्राम में जा रहा है, तो एक बहरहाल बेहतर पाकिस्तान की इकॉनमी की सिचुएशन आगे बन सकती है। तेल की कीमतों में बड़े इजाफे का इस वक्त खदशा है। मुमकिन इजाफा किस मद में हो सकता है? ये GST लग सकती है, पेट्रोलियम लेवी, चूँकि ज़ाहिर पाकिस्तान को बड़ी तादाद में टैक्स इकट्ठा करना है और अपने टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाना है, तो फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को भी एक्सपेक्टेड समझा जाए। और कौमी खजाने को माहाना $3.56 करोड़ का नुकसान हो रहा है, तो इस मद में इसको रिकवर करने के लिए अब ये सूरत हाल पैदा होगी। जहां से मलिक साहब, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन लाहौर पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। तो जाजिब साहब बताइएगा कि ये तेल की कीमतों में इस वक्त जो इजाफे की बात की जा रही है, ये किस बुनियाद पर की जा रही है, और क्या लेवी को बढ़ाया जाएगा, GST बढ़ाया जाएगा? इस वक्त जो एक आम सारिफ पेट्रोल खरीद रहा है उसमें तो पहले ही बहुत सारे टैक्सेस शामिल हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेहरबानी, आपने हमारा मौका सुनने के लिए मदद किया। सर गुजारिश ये है जी कि अभी जो ये जो मीडिया में चल रहा है कि 1 अप्रैल को पेट्रोल प्राइसेस जो इंक्रीज होंगी, उसका बेसिकली जी GST या पेट्रोलियम लेवी से कोई ताल्लुक नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल कुछ महंगा हुआ है, जिसकी वजह से ये जो इंक्रीज है प्राइस पे जो हम एंटिसिपेट करेंगे, मजबूरन करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। वैसे भी कोई फाइनेंशियल हालात इतने अच्छे नहीं है गवर्नमेंट के, तो मेरा ख्याल है कि शायद ये 1 को इतनी प्राइस इंक्रीज होगी। आगे ये गवर्नमेंट का प्रोग्रेटिव है कि वो कितनी प्राइस इंक्रीज करते हैं, आदि करते हैं, शायद यहाँ बिल्कुल भी ना करें। सर नंबर 1 तो ये चीज़ है। बाकी जो बात आप कह रहे हैं GST की, तो सर GST एज वी स्पीक 0% है पेट्रोल और डीजल के ऊपर, तो ये 18% तक ये जाएगा। तो 18% आप खुद कैलकुलेट करेंगे, अगर 280 रुपए कीमत है तो उसका 18% तकरीबन कोई 50-52 रुपए बनता है पर लीटर। ये भी देखना पड़ेगा जी कि गवर्नमेंट इस पूरे के पूरे इंक्रीमेंट को वन गो लगाती है या इन किस्तों में हम इसके अंदर डालेगी प्राइस पे। और ये भी देखने वाली बात है कि ये आया 30 जून से पहले करना है या 30 जून के बाद GST नाफिज अमल होगी पेट्रोल और डीजल के ऊपर। सही। और जाहिर साहब इसके साथ साथ फिर पेट्रोलियम लेवी भी बढ़ती रहेगी, चूंकि उससे मुतालिक भी कहा जा रहा है कि उसको भी कोई 90 रुपये 100 रुपये तक लेकर जाना है, तो उसमें भी अभी इतनी गुंजाइश है कि उसको बढ़ाया जा सके। जी सर, ये जो है GST इसका तो शॉर्ट कंफर्म है कि 18% पे ये लेके जानी है। ये IMF से, क्योंकि हम लोग वो ले रहे हैं, एक प्लान ले रहे हैं, तो हमें ये करना पड़ेगा। लेकिन लेवी का अभी अनश्योर कि आया उन्होंने लेवी भी 60 से 100 रुपये बढ़ाने का मुतालबा किया कि नहीं किया, लेकिन इस पे मैं अभी थोड़ा स्केप्टिकल हूँ। लेकिन जो GST है ये 100% जो है श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि ये 18% तक लेके जाया जाए। तो जाहिर इसका मतलब लेवी को अगर आप साइड में भी रख दें, उसका फैसला बाद में हो, सिर्फ GST अगर इस पर लगता है, और जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो ये हम कुछ 350-360 रुपये लीटर तक पेट्रोल को बगैर लेवी में इजाफा किए ले जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली ये कैलकुलेशन तो ये कह रही है कि 350 350 बीच में जाके कहीं ये प्राइस होगी, प्रोवाइडेड के लेवी बरकरार रहे, लेवी ना इंक्रीज हो और इंटरनेशनल मार्केट भी मजीद इंक्रीज ना हो।
और इंटरनेशनल मार्केट्स में जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो उसमें कितना मार्जिन होता है लोकल गवर्नमेंट के पास कि वो अपने तौर पर उसको होल्ड कर सके और उसको ना बढ़ाए? ऐसा कोई मार्जिन, जिस तरह अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 10 रुपये कीमत बढ़नी है फी लीटर पर, तो ये इसमें कोई मार्जिन है कि उसको हुकूमत अपने तौर पर रोक सके? सर ये बात करें सब्सिडी की, तो जब गवर्नमेंट सब्सिडी देने पे आए तो पूरा ड्रॉप कर सकती है कि डिपेंड कर सकती है कि पास फाइनेंसेस कितने हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम लोग IMF के पास जा रहे हैं, दैट मीन्स कि हमारे पास इतने जो है रिलैक्स फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस प्राइस इंक्रीज को गवर्नमेंट एब्जॉर्ब करेगी। शायद ये पूरा मुश्किल होगा आवाम को, या शायद कुछ थोड़ी बहुत इस पर सब्सिडी मिल जाए। ये अगेन ये क्वेश्चन गवर्नमेंट के ऊपर होता है, गवर्नमेंट के एट द एंड ऑफ द डे किस तरह ये इस चीज़ को मैनेज करती है। सही। और जाहिर साहब इसमें ज़ाहिर है ओगरा का रोल सिर्फ वो कीमत की हद तक आप देखते हैं, चूंकि जो टैक्स इस पर लगाना है या लेवी का जो फैसला करना है तो प्योर एक गवर्नमेंट का फैसला होता है, उनका इस्तेहकाक होता है। दरअसल भी कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखा जाए, अगर आप देखें तो ओगरा इज अ रेगुलेटर, ये फाइनल बॉडी है, यही प्राइसेस की रद्दोबदल यानी इनका फॉर्मूला है, और यही एक लास्ट अथॉरिटी होनी चाहिए जो प्राइसेस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सके एज पर द कैलकुलेशन। लेकिन यहाँ पे जो ये है पॉलिटिकल गवर्नमेंट वो जरा इंटरवीन करती हैं कि आवाम को थोड़ा रिलीफ मिल सके, और उनको जो इंक्रीज आ रहा है एज पर कैलकुलेशन वो इतना ना दिया जा सके। तो गवर्नमेंट का इसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट काफी हद तक असर रसूख होता है, इसमें अमल होता है कि पैसे को रोक लें या बढ़ा दें। सही। और जाहिर साहब ये 30 जून तक की जो आपने बात की GST वाली, तो ये 30 जून के बाद लाजमी तौर पर इसको 18% करना है, तो गवर्नमेंट को अभी से थोड़ा थोड़ा इसको एक एड अप करना चाहिए, या फिर वो अचानक ही एकदम 30 जून के बाद गवर्नमेंट 18% का प्रेशर डालेगी तो वो तो फिर वो एक बहुत बड़ा बम होगा आवाम के ऊपर? जी, आपने बजा फरमाया। अगेन जी, ये गवर्नमेंट बेहतर जानती है कि उन्होंने अभी से ही इसकी तैयारी करनी है या 30 जून के बाद किसी और हिसाब से या किसी और स्ट्रैटेजी से ये आएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 18% GST तो लगनी ही पड़ेगी, ये क्योंकि एक राइटिंग ऑन द वॉल, ये तो हमें अब इसको अवॉइड करना बड़ा मुश्किल हो गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जहाज़ मलिक साहब, सेक्शन लाहौर पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे। एक बड़ा अहम मौजू है डिजिटल बैंकारी का, जिसमें अब 5 बैंक्स को स्टेट बैंक की जानिब से लाइसेंस दिया गया, और उसमें अब डिजिटल बैंकारी की तरफ जब ये बैंक आएंगे तो हम ये देखते हैं कि कई तरह के इसमें फ्रॉड्स के इम्कान भी होते हैं, कई तरह के स्कैम्स भी इसमें सामने आते हैं। तो इन सब से इसको कैसे दूर रखा जाएगा जब इसका दायरा थोड़ा मजीद वसी किया जाएगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद ज़ुबैर अली साहब, हेड ऑफ डिजिटल बैंकिंग, हमारे साथ बैंकिंग टेक के मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला है। जो डिजिटल बैंकिंग की तरफ इस वक्त पाकिस्तानी बैंकिंग का रुझान जा रहा है, और अब ये इनिशियली 5 बैंक्स को भी ऑन बोर्ड इस सिलसिले में लिया गया है, तो ये इसमें जो धोखाधड़ी है, इसमें जो फ्रॉड्स हैं, इसमें जो इस तरह के वाक़यात और मामलात हैं, इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, और ये डिजिटल बैंकिंग इस वक्त कितनी ज़रूरी है पाकिस्तान की बैंकिंग के लिए? ज़ुबैर साहब को आवाज़ आ रही है? ज़ुबैर साहब को हम रिकनेक्ट करते हैं और फिर उनसे हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त नए तर्ज की जदीद डिजिटल बैंकिंग शुरू की जा रही है, और ये ब्रांच लेस बैंकिंग होगी ज़ाहिर है, क्योंकि बैंक्स में जब लोग ब्रांचेस में जाते हैं वहाँ बहुत रश हो जाता है, छोटी सी जगह होती है, लोगों को बड़े इशूज़ होते हैं। तो अब डिजिटल बैंकिंग दरअसल लोगों की सहूलत के लिए ये कदम हुकूमत ने उठाया है, और स्टेट बैंक की तरफ से अब आहिस्ता आहिस्ता तमाम बैंक्स को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। लेकिन दरअसल फिर इसमें फ्रॉड के और इसमें धोखाधड़ी के भी मामलात हो सकते हैं, और चूँकि इसमें जो आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन होती है वो बड़ी हसास होती है, और उसको फिर आपको ख़ुद तक महदूद रखना होता है। तो बार बार हुकूमती सतह पर भी और बैंकिंग के लेवल पर भी ये मैसेजेस लोगों तक पहुंचाए जाते हैं कि अपने पिन कोड्स और जो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कहीं भी किसी भी नौयत पर शेयर ना करें, और वो ख़ुद तक महदूद रखें ताकि किसी भी ऐसी चीज़ से आप बच सकें। मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब, ये इस वक्त जो डिजिटल बैंकिंग की तरफ पाकिस्तान की बैंकिंग कन्वर्ट होने जा रही है, कितना ये ज़रूरी है, और फिर इसके प्रोज एंड नेगेटिव्स इसके क्या क्या होंगे? फिर बिल्कुल, इस पे हम बात करते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, डिजिटल बैंकिंग जो अगर वक्त के हिसाब के साथ देखा जाए तो ग्लोबली तमाम जगहों पे डिजिटल बैंकिंग को बहुत प्रमोट किया जा रहा है, एंड पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएटिव्स ले लिए गए हैं कि डिजिटल बैंकिंग को बहुत तेजी के साथ प्रमोट किया जा रहा है। पहले एक वक्त था कि जो बैंकिंग होती थी वो हम लोगों की चेक बेस्ड बैंकिंग होती थी, यानी कि बैंकिंग का मतलब होता था 9 to 5 या 9 to 6, ठीक है। एंड डिजिटल का मतलब है कि इट्स
ऑल अबाउट के हम कितना यूजर फ्रेंडली बना देते हैं और कितना 24/7 हम अवेलेबल कर देते हैं। जब आप प्रोस एंड कॉन्स की हम बात करते हैं इसके ऊपर, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मेरे पास जो बैंकिंग की पहले ट्रांजेक्शन्स होती थी उसमें से इस वक्त 70% ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो वाया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के हम लोगों के जो होती हैं वो तमाम उन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू वो ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म हो रही थी। आइदर इट इज आपका व्हाट्सएप बैंकिंग हो, मोबाइल ऐप बैंकिंग हो या कोई भी। अच्छा, रही बात जो आपकी एक डिस्कशन चल रही थी उसके अंदर कि हम कितनी बड़ी कवरेज करते हैं, क्या ये रूरल एरियाज या अर्बन एरियाज। जी बिल्कुल, अच्छी बात पाकिस्तान के अंदर यह है कि इस वक्त जो मेरे पास जितने विलेजी साइड हैं या दूसरी साइड्स हैं, वो तमाम लोग जो हैं, वो तमाम कस्टमर्स जो हैं वो भी डिजिटल बैंकिंग का पार्ट बनते हुए जा रहे हैं। एंड पहली बात, अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो आई वुड लाइक टू आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन कि लास्ट 6 महीने में या पिछले 1 साल में आपने कितनी दफा बैंकिंग के बैंक के अंदर कदम रखा होगा? सही। और जाहिर है कि बहुत लोगों का रुझान अब कम हो चुका है, चूँकि एक तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोग बड़ा अवॉइड कर रहे होते हैं, लेकिन ये डिजिटल की तरफ जब अब आएंगे तो इसके अपने इश्यूज होंगे जाहिर है, और इसमें जो फ्रॉड किस तरह से हो सकते हैं, ज़रा इस पर भी आप थोड़ी सी रोशनी डालिएगा, और फिर उसका सद्देबाब यानी उसको रोका कैसे जा सकता है, ज़रा उसको भी थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। अच्छा देखिए, कोई इट्स बीन 40 जी जुबैर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जुबैर साहब को हम रिकनेक्ट करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जुबैर साहब करने जा रहे थे, लेकिन वीक इंटरनेट कनेक्शन की वजह से उनकी आवाज़ नहीं आ पा रही। जी जुबैर साहब, आ रही है आपकी आवाज़? अभी आपको आवाज़ आ रही है? जी जी, अब आ रही है, अपना पॉइंट कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, मैं बस खाली आपको ये बताना चाहता हूँ, पिछले 14 साल से मैं बैंकिंग के साथ एसोसिएटेड हूँ, और पहले जो ट्रांजैक्शंस होती थी वो वाया एटीएम, इट इज डिजिटल फॉर्म एज वेल, ठीक है, और एटीएम से भी बहुत फ्रॉड्स होते थे। अब नई नई टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी गई है। अच्छा, एक बात तो मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बैंक का मतलब होता है कि आपकी जितनी भी माली या तमाम चीजें हैं वो तमाम की तमाम इंश्योर्ड होती हैं एंड सेव होती हैं, चाहे वो मेरे पास लॉकर्स हो, चाहे वो मेरे पास आपकी अमाउंट हो, व्हाटएवर, कुछ भी। अगर कोई स्कैम्स होते भी हैं, अव्वल तो अब स्कैम्स नहीं होते क्योंकि एसबीपी की तरफ से हम लोगों के पास बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी आई हुई है, जिसके तमाम सिक्योर चैनल्स एंड तमाम सिक्योरिटीज जो हैं वो तमाम इम्प्लीमेंट की जाती हैं कि यूजर को कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। कि जब मैं यूजर की बात करता हूँ तो इट्स ऑल अबाउट द कस्टमर एंड कस्टमर फैसिलिटेशन के लिए मैं आपको एक बात की यकीन दहानी दिलाऊंगा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितने भी बैंक्स हैं जो भी डिजिटल के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि अपने कस्टमर को सेफ्टी देना, एंड सेफ्टी इन अ वे ऑफ के मेंटली एंड इमोशनली सेफ्टी देना कि जी आपका अमाउंट हमारे पास सेफ है, कोई फ्रॉड, कोई स्कैम। हाँ, जो स्कैम्स होते हैं, जो फ्रॉड्स होते हैं, उसमें बिल्कुल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और तमाम बैंक्स की तरफ से वो अवेयरनेस जो मैसेजेस होते हैं, उसकी इंस्ट्रक्शंस भी निकलती हैं कि जी आप अपने पिन कोड्स किसी के साथ शेयर नहीं कीजिए। उसमें जितने भी एक मिस्टेक होती है इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, वो यूजर बेस की तरफ से होती है। जब हम अगर इन चीजों का ख्याल रखना स्टार्ट कर देंगे तो आई डोंट थिंक सो कि इट्स गोना बी एनी स्कैम और एनीथिंग एल्स। सही। और फिर जुबैर साहब ये बताइएगा, अभी इनिशियली ये 5 बैंक्स का, डिजिटल बैंक्स का क़याम हुआ है, ये आगे अभी मजीद कितनी ज़रूरत है? क्या तमाम बैंक्स को डिजिटल बैंकिंग की तरफ ही जाना पड़ेगा? और अगर कुछ बैंक नहीं जाते या वो डिजिटल बैंकिंग में अपनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करते, तो फिर उन बैंक्स का क्या फ्यूचर रह जाएगा? देखें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का बिल्कुल क्लियर स्टांस है कि आने वाले वक्त के अंदर तमाम पैन पाकिस्तान जो बैंकिंग होगी वो डिजिटल पे आना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूजर बेस्ड ट्रांजैक्शन रेशो जो है वो मेरे पास ऑलरेडी बढ़ चुका है, और अभी 5 बैंक से स्टार्ट हुआ है। आने वाले वक्त में 5 से ये 10-15 एंड जितने भी पैन पाकिस्तान मेरे पास, चाहे वो माइक्रो फाइनेंस बैंक हों, चाहे हम लोगों के पास वो बड़े मल्टी बैंक्स हों, वो सब के सब डिजिटल पे होने जा रहे हैं। और इसकी मिसाल मैं आपको इस तरीके से दे देता हूँ कि रास का एक इनिशिएटिव है एसबीपी की तरफ से, पर्सन टू पर्सन पेमेंट हो गया। अब जो आने वाले वक्त में है वो पर्सन टू पेमेंट, के आप जो मर्चेंट्स की पेमेंट होगी वो आप कर सकते हैं। तो इसके अंदर जब आपकी नेशनल आइडेंटिटी एड ऑन हो जाती है तो उसके अंदर आपका फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट हो रहा होता है ऑलरेडी।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद ज़ुबैर अली साहब, हेड ऑफ बैंकिंग ट्रैक, हमारे साथ मौजूद थे। और ज़ाहिर है पाकिस्तान की आवाम के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। कुछ देर पहले हमने आपको पेट्रोल की आने वाले दिनों में बढ़ती कीमत से मुतालिक मुकम्मल तफसील फराहम की थी। और अब LPG भी मुस्तकिल महंगी होती जा रही है। इस वक्त सरकारी कंपनीज ही 300 रुपये फ़ी किलो LPG ख़रीद रही हैं और उस पर LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन भी सरापा एहतजाज है। और एक स्ट्राइक कॉल भी हमारे सामने आई है और वो मुमकिन तौर पर 23 अप्रैल को पंजाब भर में हो सकती है। अब उससे पहले अगर मामलात को डील कर लिया जाए तो ज़ाहिर है टेबल टॉक हर मसले का हल होती है और बेहतर हल होती है। अब हालात किस तरफ जा रहे हैं और LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या, मुतालबात हैं क्या, गुफ्तगू हम करेंगे। इरफान कोकर साहब चेयरमैन है LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन पाकिस्तान के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये जो LPG की कीमत मुस्तकिल बढ़ती जा रही है, ये इसकी वजूहात हैं क्या? ये 300 तक पहुँच गई, अभी हम थोड़ी देर पहले पेट्रोल से मुतालिक बात कर रहे थे, वो बढ़ेगा तो क्या ये भी आगे बढ़ती चली जाएगी, इसकी कीमत भी आगे जाएगी मज़ीद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह कि LPG गरीब का फ्यूल है। बहुत कोशिश की हमने बहुत कोशिश की, ये लोकल गैस माफिया को हमने लगाम नहीं डाल सके। हर रमज़ान में लूट मार की है और गर्मी सर्दी कोई ऐसा बहाना नहीं छोड़ा कि फ्लड आ जाए। मैंने रिक्वेस्ट की है प्राइम मिनिस्टर साहब से, प्रेसिडेंट पाकिस्तान से, कि पाकिस्तान की जितनी प्रोडक्शन है वो सारी अपनी तवील में ले लें और उसमें कुछ ना करें, सिर्फ इसकी प्रोडक्शन प्राइस में 20 से 30% इसकी जब कीमत कम करेंगे और इसमें लाके इंपोर्ट करके तमाम LPG मार्केटिंग कंपनीज को सप्लाई करें, सरकारी कीमत पे सप्लाई करेंगे, कीमत 100 रुपये किलो कम हो जाएगी। अच्छा, 100 रुपये किलो कीमत कम हो जाएगी। और उसके बाद जो कार्टेल बनते हैं, जो आए दिन फ्लड का बहाना बना के या डॉलर का या LC नहीं खुलती बहाना बना के, जब प्राइवेट सेक्टर के साथ एक मुकाबलेबाजी होगी, ये गवर्नमेंट के जितने लोग हैं, ये कंपनीज हैं, मतलब PSO है, SAGC है, पार्को है, ये तमाम LPG लोकल प्रोडक्ट इनकी तवील में दे दी है। ये इनकी ड्यूटी होगी गवर्नमेंट की तरफ की, ये तमाम कंपनी को सरकारी कीमत पर गैस, जब सरकारी कीमत पर गैस प्लांटों से मिलेगी तो डिस्ट्रीब्यूटर ब्लैक नहीं कर सकेगा। और सरकारी कीमत में भी नफ़ा मुनाफा प्रॉफिट सब कुछ बिल्कुल अभी भी जो प्रॉफिट ओगरा ने 35,000 पे मार्जिन रखा हुआ है। अभी जो जरूरत पड़ेगी तो उसको बढ़ा लें, लेकिन बात यह है कि हम तो यहाँ पे 100 रुपये केजी मुनाफा, नजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे होते हैं। किसी जगह पे जब इनवॉइस की बात आती है हम पे गोल मटोल बातें करते हैं, बहानेबाजी। अब जब मैं चाहता हूँ कि हमारी पूरी इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए जो लोकल गैस माफिया को लगाम डालने का सिर्फ एक ही ख्याल है, ये सारी की सारी हुकूमत की तवील में दी। हम सब लोग टैक्स नेट में आ जाएंगे। टैक्स में पहले भी LPG इंडस्ट्री बहुत टैक्स देती है, इंशाल्लाह ताला हम टैक्स भी देंगे। 100 रुपये इजाफी जो नफ़ा है, ये नाजायज़ मुनाफा, ये सिर्फ किसी मखसूस कार्टेल की जेब में जा रहा है या फिर ये सब इसमें हिस्सेदार? देखें, कोई ऐसी कंपनीज हैं जिनके पास लोकल 300-400 टन गैस डेली की है। कोई ऐसी मार्केटिंग कंपनी पाकिस्तान में है कोई 200 के करीब जिनके पास एक केजी गैस नहीं है। लिहाजा ये गैस सबका हक है, इसको बेहतर करके कीमत कम करके, जब इंपोर्ट की कीमत ज़्यादा होगी, लोकल कम, जो मिक्स करने की कीमत नहीं जा रही, सिर्फ 20-30 हज़ार। देखो चंद लोग नवाजे जा रहे हैं, वो चंद लोगों का कार्टेल है, वो कभी किस अदालत का रुख कर लेते हैं, कभी कहीं कर लेते हैं। ये सारी बहानेबाजी। जब हुकूमत ने अभी तवील में ले लिया और उसमें LPG मिक्स कर दी, लोकल की जब 20-30% कीमत कम कर दी, 100 रुपये मेरा दावा कीमत कम होगी और मॉनिटरिंग होगी और जब टैक्स नेट से गुजरेंगे तो अरबों रुपए का टैक्स मिलेगा और चोरी चिकारी भी बंद होगी। देखिए दूसरी दोनों कंपनियां SAGC और जो कुदरती गैस लाइनों में जाती है ना, उससे अरबों रुपए इस वक्त डिफॉल्ट कर चुकी है। हमारे पास और कोई हल नहीं है। हम हुकूमत के साथ खड़े, हुकूमत को मजबूत देखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कोई चंद लोगों के हाथों में ये LPG इंडस्ट्री खेले। और देखें, हम दरख्त लगाने में अरबों रुपए लगा रहे हैं। जब LPG महंगी करते दरख्त कटते हैं, जब दरख्त कट जाते हैं तो ज़ाहिर अनारगी। और देखो सब पाकिस्तान का ख्वाब से इसी तरह पूरा, जब LPG को सस्ता करेंगे। अब पहाड़ों में देखो 400 रुपये केजी LPG, गरीब की पहुंच से दूर होगी। तो इसलिए आपके तामन से हम लोग अपनी आवाज़ इक़्तिदार के वनों तक पहुंचाना चाहते हैं। ये गरीब का और इरफान साहब, ये आवाज़ तो पहले ही पहुंची हुई है, आप बात कोई पहली बार नहीं कर रहे, बल्कि शायद सैकड़ों हज़ारों बार आप ये बात कर चुके हैं और ये सारे पॉइंट्स आप सामने रख चुके हैं। अभी तक किसी भी हुकूमत ने संजीदगी के साथ इन नुकात पर सोचा क्यों नहीं है? ये कोई पहली हुकूमत नहीं है जिस तक आपने ये मामला पहुँचा है। इससे पहले भी यही लोग, यही जमातें हुकूमतें करती रही हैं, इनकी तरजीह क्यों नहीं है? बेहिसी का आलम है, लेकिन इस दफ़ा हमने ये पहला स्टेप है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा किया कि पाकिस्तान की लोकल प्रोडक्शन जो है लोकल गैस माफिया के हाथों से छीन ली जाए। इनको ज़बरदस्ती लेके हुकूमती कंपनियों को दी जाए, हर हुकूमती कंपनियों को ड्यूटी लगाई जाए।
हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। ये सरकारी कंपनी सरकारी कीमत पे देने की जब पाबंद होगी तो ब्लैक मार्केट ऑटोमेटिकली खत्म होगी, फिर स्टेट जिम्मेदार होगी ना, स्टेट जिम्मेदार होगी। और देखें ये इतना बड़ा सेक्टर होने जा रहा है, जब कुदरती गैस अपने घरों में नहीं है, ये इंडस्ट्री का साइज बहुत बड़ा होने जा रहा है। यहाँ पे सेफ्टी भी मिलकर काम करेंगे। मैंने ज़ुबैर तफैल साहब से गुजारिश की, मैंने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान अकरम साहब से गुजारिश की, एक स्टैंडिंग कमेटी में ऐसी तश्कील दे रहे हैं जिसमें हम इंडस्ट्री की फ्यूचर प्लानिंग करेंगे, जिसमें लेजिस्लेशन करेंगे, जिसमें इसकी सेफ्टी बात करेंगे। देखिए आई रोज जगह जगह दिमाग कर देखिए, यहाँ पे बड़ी ज़रूरत है। हम सब मिलकर जब तक सर चढ़ के नहीं बैठेंगे, ये इंडस्ट्री बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रही है और तबाही की तरफ जा रही है। तो इरफान साहब, स्टेट इसको अभी तक ओन क्यों नहीं कर रही है? अभी तक कार्टेल्स पर ये मामला क्यों छोड़ा हुआ है? हुकूमत के सामने ही सब कुछ हो रहा है, कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। ये 100 रुपये फी किलो पर नाजायज़ मुनाफा, ये कोई कम तो नहीं है। एक आम सारिफ पर कितना बोझ पड़ रहा है, कम से कम हुकूमत को ये तो ख्याल करना चाहिए। अरबाब साहब, बहुत खूबसूरत बात आपकी, लेकिन बात यह है कि इतने ताकतवर लोग हैं, हुकूमत से ताकतवर लोग हैं। देखें जब रास्ते बंद हो जाते हैं तो उनको पता है कि इम्पोर्ट नहीं आनी, तो फिर मनमानी कीमत फिर भी आपकी 400 रुपये किलो कीमत चली जाए। यार कोई ये जंगल का कानून है ना, इनको कोई पूछने वाला नहीं। मैंने अरबों रुपए की लूट मार, अरबों रुपए की ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, तो मैं रोज आपको तंग करता हूँ, रोज टीवी पे हम लोग बैठ के बात कर, लेकिन बेहिसी का आलम है। लेकिन करते रहेंगे जब तक ये ज़ाहिर बेहिसी नहीं खत्म होती है, मामला नहीं हल होता, जब तक तो ये बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हर आदमी पर इसका बोझ पड़ रहा है। कुदरती गैस अरबाब साहब, मैं अपनी टीम का बेहद मशकूर हूँ। आप जितनी दफा कहेंगे, मैं जब तक ये काटल के लोगों को हथकड़ियाँ नहीं लगेंगी, ये सरकारी कीमत पे अवाम को सस्ती गैस नहीं देंगे, अवाम को सरकारी कीमत पे गैस नहीं देंगे, इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप मुझे बुलाते रहे, मैं आके यहीं इनको एक्सपोज करता रहूँगा। इंशाल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। और यही एक लोकल गैस माफिया को लगाम डालने का एक ही तरीका है कि तमाम LPG प्रोडक्शन हुकूमत अपनी तवील में ले ले और इसकी 20-30% कीमत कम करे और इम्पोर्ट इसमें मिक्स करे और पार्को, SAGC और PSO की ड्यूटी लगाई जाएगी, तमाम LPG मार्केटिंग कंपनियों को सरकारी कीमत पे सप्लाई। साहब, आप हाईएस्ट लेवल तक ये मामला पहुंचा चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट तक आपने बात पहुंचा दी, और ये वक्त की ज़रूरत भी है, क्योंकि अगले 2-3 माह में जब पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा तो महंगाई का एक नया तूफान आएगा। उस वक्त यही एक सस्ता फ्यूल बचेगा कि लोग LPG से इस्तेफादा कर लें और इसी को कम से कम इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल सर, इंशाल्लाह ताला इन वालों तक बात पहुंचाई। मैंने एक बात और कही, अगर मेरी बात में गलत, इन्होंने अरबों रुपए लूटे, सिर्फ आप कुछ ना करें, सिर्फ इसी एक महीने का डाटा निकालें और पिछले रमजान का डाटा निकाल लें। अगर सर मेरी बात गलत तो मुझे हथकड़ी लगाई जाए, मुझे सबसे पहले जेल डाला जब मैंने अगर गलत कह रहा हूं। तो बात ये बेसिक आलम है, ये गरीब का फ्यूल है, गरीब की कुव्वत से खरीद से दूर हो चुका है। ये हमें इस वक्त पाकिस्तान की तमाम जो इस वक्त एनर्जी है, पाकिस्तान की तमाम गैस हुकूमती तवील के बाद कोई प्रोटेस्ट वगैरह भी आप लोग करने बिल्कुल ये नहीं करेंगे, मुल्क गीत चाल करें। हम पंजाब की हद तक तो मेरे सारे साथी इस पर मुतफिक हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अगर नहीं हुआ तो हम पूरे पाकिस्तान में खैबर से कराची तक बिल्कुल बंद करेंगे। ये पाकिस्तान की इकॉनमी है, पाकिस्तान की सरमाया है, को पाकिस्तान की तवील में होना चाहिए, चंद हाथों में, चंद डाकुओं के हाथों में नहीं होना चाहिए। प्रोटेस्ट का लाएमल क्या होगा? LPG की सप्लाई को आप लोग बंद करेंगे? देखें, ये एहतजाज हमारा हुकूमत के खिलाफ नहीं है, ये हमारा गैस माफिया के खिलाफ है। ये एहतजाज जो हम रोज भी बात करते हैं, हम स्ट्राइक भी तरफ जाएंगे, जहाँ सड़कों पर भी आएंगे सर, हमारा हुकूमत के खिलाफ ये बिल्कुल एहतजाज नहीं है। ये एहतजाज गैस माफिया के खिलाफ है, जिन्होंने अरबों रुपए इस मुल्क में रमजान मुबारक के मुबारक महीने में लूटे, और पिछले साल भी ये किया। कहीं ना कहीं बहाने बना के फ्लड का सैलाब आ गया, रास्ते बंद हो गए, ये कुछ तरीका। यार पेट्रोल तो आई रोज नहीं ना ब्लैक होता, इसी तरह यहाँ पे हम ओगरा चेयरमैन के हाथ मजबूत देखना चाहते, हम अथॉरिटी की रेट मनवाएंगे। ओगरा ने अगर नोटिफिकेशन जारी किया तो अथॉरिटी की चेयरमैन मसूद साहब, मैं इनका बेहद मशकूर। हुकूमत इस मामले पर नोटिस नहीं लेती, हम भी आपके साथ मौजूद हैं और इस मामले को ऐवानों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान खोखर साहब, चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।